स्वागत कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर आर.एन. दुबे जी का। जी हाँ, प्रोफेसर की क्लास। आपके अनुसार 2047 तक भारत कैसा होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया था। आधुनिकता यह है कि पीछे से कितना आपकी प्रोग्रेस हुई। आम आदमी के लिए विकसित भारत की संकल्पना कैसी होगी? कि अगर भारत के विकसित होने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रोल इसमें इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय शायद देश का पहला विश्वविद्यालय है जो सबसे पहले NAP 20 को लागू किया। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कोई कमी नज़र आती है? आपका करियर पीक पे होगा तो पूरा भविष्य इस यूथ पे है। कोई भी विकसित देश विश्व में नहीं है जिसकी पढ़ाई शिक्षा विदेशी भाषा में होती है। से रिलेटेड ऐसे में सर के साथ एक सेल्फी, वो भी इसे लेकर। नमस्कार, स्वागत है मीडिया टीम ब्रेक के खास शो में। लेकिन इस शो का नाम जानने से पहले आइए जान लेते हैं इस शो की खासियत के बारे में और इस शो को करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इस शो के अंतर्गत आप क्या कुछ देखेंगे अगले सीजन्स में, इस बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल मीडिया टीम ब्रेक लॉन्च करने जा रही है इस चैनल का सबसे स्पेशल शो, जो कि अपने आप में यादगार होगा, हटकर होगा, जिसके अंदर हफ्ते दर हफ्ते मेहमान चेंज होंगे और मेहमानों के साथ साथ यहाँ पर होगी एक स्पेशल बैठकी। इस स्पेशल बैठकी के अंदर सवाल जवाब होंगे, तो वहीं आपके सवालों को पूछा जाएगा सीधे जिम्मेदारों से। जिम्मेदारों से सवाल पूछने के साथ साथ आपके जो सवाल हैं, पेचीदा सवाल होंगे, उन सवालों को लेकर कई बार हम आपके बीच आकर उन पेचीदा सवालों को लेकर कई बार संघर्ष करते भी दिखेंगे और उनके बीच जिम्मेदार घिरते हुए भी नजर आएंगे। और इसीलिए इस शो का खास नाम है प्रोफेसर की क्लास। जी हाँ, प्रोफेसर की क्लास, जो कि अपने आप में एक नया शो है मीडिया टीम ब्रेक का। इस शो के अंदर सवालों के अलावा हंसी ठिठोली भी होगी, तो वहीं कुछ ज़रूरी मुद्दों को लेकर जो आंकड़े हैं, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी सामने आएंगी। भीमराव अंबेडकर कॉलेज की मीडिया टीम प्रेजेंट करती है ये नया शो, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, प्रोफेसर की क्लास। और मैं आपका वही पुराना वाला साथी और साथ ही साथ आपके बीच रहने वाला मीडिया टीम का एक छोटा सा अंश दिव्यांशु राठौर, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ये तो हो गई शो की बात। अब शो की बात के बाद हम बात करेंगे आज के शो के साथ, जो हमारा पहला शो जो शूट हो रहा है आज, उसके अलावा आज के शो के जो खास मेहमान हैं, पहले मेहमान हैं, उनके बारे में। दरअसल ये मेहमान जो हमारे बीच हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी विशेषज्ञ हैं, भूगोल के प्राध्यापक रहे हैं और बतौर प्राध्यापक 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। अनुभव रहने के साथ साथ कई सारी किताबें लिखी गई, कई सारे घुमाव आए, मोड़ आए, साथ ही साथ कई सारे पेपर्स इन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे। साथ ही साथ इस सवालों के घेरे में जब ये आपके बीच आएंगे तो विकसित भारत की संकल्पना को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। डील विद विकसित भारत को लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे जो संसाधन हैं उनके संतोषजनक और न्यायपूर्ण दोहन को लेकर या फिर कहूँ उपयोग को लेकर आज हमसे बात करेंगे, क्योंकि ये विशेषज्ञता रखते हैं अपने आप में, हमेशा बच्चों के बीच रहकर, साथ ही उनके चहेते भी हैं। तो इसलिए स्वागत कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आर.एन. दुबे जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सवालों के घेरे तो चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहला शो हमारा लॉन्च हो रहा है, जो कि मीडिया टीम अब लगातार चाहती है टेक्निकल रूप से भी विकसित हो, और साथ ही अब डील विद विकसित भारत जिससे लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि 30 जून 2023 वो तारीख जब पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में पहुंचते हैं और वहां पर कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को किस रूप में देखते हैं? पहले तो आपकी इस टीम को मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आपने एक नई इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। अभी हम लोग तो यहाँ ओपन में कर रहे हैं। जी सर। हम चाहेंगे कि यहाँ 2 माइक और लगे हों और ओपन हो और हम डिस्कशन करें, तो हर टीचर को उनके अनुसार आप प्रश्न करें, उनसे जवाब लें। जी। तो ये शुरुआत है, इसके लिए आपको बधाई, आप पूरे आपके डिपार्टमेंट को, आपके जो मेंटर हैं उन सबको, कि आपने एक शुरुआत की है। अब जहाँ तक रही बात कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो वहाँ वक्तव्य आया था, मैं उसका साक्षी रहा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज़ है। कोई भी देश जी विकसित तभी हो सकता है
जब वहाँ की शिक्षा प्रणाली विकसित हो। जी। वही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बिना शिक्षा के कोई देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, और देश की नहीं विदेश में भी अगर कोई इंडिया में कोई बात करता है किसी शिक्षा की बात, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कम से कम सोशल साइंस में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है। कैन इमेजिन। और यूनिवर्सिटी है, IIT भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके है बेंगलोर में, वो साइंस में है। लेकिन सोशल साइंस के नाम पे जो यहाँ जितना रिसर्च हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो शायद वर्ल्ड में किसी कोई उसकी तुलना नहीं, इंडिया के परस्पेक्टिव से नहीं कर सकता। और आज के दिन में जो विकसित भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि ह्यूमन रिसोर्स विकसित हो। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर का उद्देश्य था कि अगर भारत के विकसित होने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रोल इसमें इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन भी था, दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है, इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, साथ ही उसके बाद प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, बाकी नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया सर। अब ये पोर्टल किस तरह से काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है, इसे संक्षिप्त रूप में बताएं एक बार। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था जी कि विकसित भारत के लिए आइडिया ली जाए। यूथ जो है वो ज़्यादा फर्टाइल और क्रिएटिव होता है जी। तो प्राइम मिनिस्टर का भी ये उद्देश्य था कि हम सजेशन सबसे लें। विशेष रूप से यूथ का सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अगले 25 साल 50 साल तक उनको इस देश में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना है। इसलिए विकसित भारत कैसा हो, उसके लिए हम क्या करें, वो सुझाव लेने के लिए कि हर यूथ, उनमें तो ये भी व्यवस्था थी कि यूथ के अलावा भी और भी लिंक्स हैं जिसमें टीचर, नॉन टीचिंग सब भी सजेशन दे सकते हैं। तो पोर्टल के हिसाब से उन्होंने किया था कि इसमें हर बच्चा उस पोर्टल पे जाए जी और अपने विचार रखे कि विकसित भारत करने के लिए क्या करना चाहिए, और जो बेस्ट विचार होगा जो उस विचार को पुरस्कार मिलेगा, ये भी व्यवस्था थी। अच्छा, जो बेस्ट उसमें चयन होगा वो देश के लेवल पर, और उन्हें ये भी हुआ कि चाहे तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर भी ऐसे विचार को आइडेंटिफाई करे और उनको पुरस्कृत करे। अच्छा। और कॉलेज भी करे, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और देश, अच्छा, 3 कैटेगरी में लोगों के विचार लिए जाएं, उनसे सुझाव लिए जाएं, और सुझाव जो बेस्ट सुझाव हो उसको प्राइज दें। ऐसा तो नहीं है कि ओनली दिल्ली विश्वविद्यालय ही इसके अंदर है, कि वही दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे ही इसमें अपने विचार रख सकते हैं? नहीं, इसमें कोई प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अच्छा। और दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में अलग कर सकता है, कॉलेज अपना अलग कर सकता है, पोर्टल एक ही हो। अच्छा, पोर्टल एक ही होगा। आप जाएंगे तो आप गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म भरेंगे, जो भी बच्चा भरेगा जहाँ का, तो उसे पूछा जाएगा, डिटेल देंगे, और फिर नीचे होगा सुझाव दीजिए। अच्छा, तो उसका आपका पूरा डिटेल उस पोर्टल पर चला जाएगा, और पूरे उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसे अपने बात कर सकती है, पूरा देश जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जी, UGC है, उसको मॉनिटर करके जो बेस्ट सुझाव होंगे उसको प्राइज देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के यूथ जो कि जवानों के लिए या फिर नौजवान जो कि किसी भी देश का भविष्य होते हैं, स्वर्णिम भविष्य, उनका योगदान कितना मानते हैं सर? और इसके अलावा आपके अनुसार 2047 तक भारत कैसा होगा? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। अब आप कहें दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों इतना फोकस में? हाँ, इसलिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय शायद देश का पहला विश्वविद्यालय है जी, जो सबसे पहले NAP 20 को लागू किया। अच्छा, और NAP लागू करने का मुख्य उद्देश्य, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने का मुख्य उद्देश्य था जी, कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऐसा बने जो इस देश को विकसित भारत तरफ ले जाए। अच्छा, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था हाँ कि जो हम विषय पढ़ते हो तो पढ़ते ही हैं, जी, लेकिन उसके अलावा 2 एलिमेंट डाला गया जिसमें वैक और सैक, वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल एनहांसमेंट से कोर्सेज। जी, हम विकसित क्यों हैं, नहीं हैं, इसे ढूंढने की ज़रूरत है। हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है जी, टैलेंट की कमी नहीं है, फिर भी हम विकसित क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं है कि पिछले वर्षों से हम गुलाम थे, हमारा माइंड जो है कॉलोनाइज हो गया है, हमारे में हीन भावना आ गई है कि हमारी सब कुछ हमारा ख़राब है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा ड्रेस ठीक नहीं है, हमारी सोच ठीक नहीं है। तो जो इन्फिनिटी आ गई, इसको कैसे हम लाएं कि नहीं हम कैपेबल हैं, वो विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है। विकसित होने के लिए हर व्यक्ति महसूस करे कि हम इतने योग्य हैं
इतने सक्षम हैं कि हम अपना निर्णय लेंगे और निर्णय सही होगा। यह तभी हो सकता है जब हमारा माइंड जो है डीकोलोनाइज हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। अच्छा, तो उसकी क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि आप अपनी भाषा पर गौरव करें जी, अपने देश पर गौरव करें, अपने ड्रेस पर का गौरव करें, अपने खान पान पर गौरव करें, अपनी संस्कृति पर गौरव करें। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का असर है या फिर कोई और कारण है इसके पीछे? मैं कह रहा हूँ ना, ये देश कोलोनाइज था, गुलाम था। अच्छा। और 2 साल 2.5 साल नहीं, पिछले 800 साल से गुलाम था। इस देश की जो मूल संस्कृति थी उसे सप्रेस करती थी। क्या संस्कृति थी? वसुधैव कुटुंबकम। वसुदेव, ये वसुधा ये हमारा कुटुंब है। इससे बड़ा विचार विश्व में कहीं है ही नहीं जो ये कहता हो कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। बल्कि और जो कल्चर है वो विश्व को सेगमेंट में बांटती है, अलग अलग करती है। ये कहती है कि हमारा है अपना, हम दूसरे पर हमें विजय प्राप्त करना है। जी, ये देश ये कल्चर ये नहीं कहती। ये कल्चर कहती है कि पूरा विश्व ही हमारा अपना है। ऐसे विचार को सप्रेस कर दिया गया और एक ऐसी स्थिति डाल दी गई कि आपका जो तरीका है, आपकी संस्कृति है, वो सब स्टैंडर्ड है। लेकिन कई बार जब हम ग्राउंड पर जाते हैं और वहाँ जब आम आदमी से बात करते हैं तो वहाँ विचार थोड़े से अलग आते हैं। तो आम आदमी के लिए विकसित भारत की संकल्पना कैसी होगी? देखिए, अगर आप कहें विकसित भारत क्या हो, क्या लक्षण है, हाँ तो आपको एक तो देखना पड़ेगा पश्चिम को जो विकसित देश है। हाँ, पहला तो ये है, और उसको भी देखें। मान लीजिए आप मान लेते हैं जो आज के दिन में विकसित देश हैं, उनमें क्या लक्षण है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वह लक्षण पहला आप देखेंगे कि कोई भी विकसित देश विश्व में नहीं है जिसकी पढ़ाई शिक्षा विदेशी भाषा में होती है। आप बताइए, एक देश का नाम बताइए जो विकसित हो तो वहाँ पढ़ाई विदेशी भाषा में हो, नहीं होती। पहला लक्षण है कि आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी जो जिस मदर टंग में होनी चाहिए। अच्छा, उससे नई आइडिया, नया क्रिएशन, नई इनोवेशन होगा और तभी भारत विकसित होगा। इसका कारण क्या है? यूरोप की आवश्यकता और है और हम लोगों की आवश्यकता और है। हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च डेवलपमेंट सब बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं और उसको अपने यहाँ फिट करते हैं, जो संभव ही नहीं है। जैसे पूरे यूरोप में खेती होती है किससे? मैकेनाइज है, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े मशीनें, सब कुछ है। वह मॉडल इस देश में लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये देश इतना विशाल है। यहाँ जो खेतों की जो क्या बोलते हैं उसको साइज है, इस्तेमाल है, बड़ी बड़ी मशीनें उपयोग हो ही नहीं सकती, बड़े बड़े हार्वेस्टर यूज ही नहीं हो सकते। पर देश में तो निजात हो रहा है ना, अब इजाद किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, अब इसके कारण क्या हुआ कि हमने बाहर के मशीन लाए। जितने हमारे किसान हैं, जितने बड़े बड़े ट्रैक्टर यूज के, सब गरीबी में रहते हैं क्योंकि वो अंडर यूटिलाइज होता है। उतनी बड़ी मशीन जो हजारों एकड़ कैटर कर सकता है वह कुछ एकड़ पर सीमित रहता है। तो जो उस पर खर्चे आते हैं, जो लोन लेता है वो भर नहीं पाता, गरीब रहता है क्योंकि वो मशीन उसके लिए छोटी चाहिए, उसके खेत के साइज की चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी उसके उपयोग के लायक चाहिए। वो है नहीं। अभी कैसे आएगी? जब आपके यहाँ रिसर्च इनोवेशन होगा और वही टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से हम यहाँ बनाएंगे। जापान में देखिए, जापान में छोटे छोटे मशीनें, मैकेनाइज्ड खेती होती है, उनके खेत छोटे छोटे हैं, हाथ से मशीन जुताई करती है, ट्रैक्टर नहीं। दे डोंट यूज ट्रैक्टर, मशीनें होती है, खेत में पैर चलते हैं, मशीन उसकी खेत जुताई करती है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि उनका दिमाग जो है कोलोनाइज नहीं था। तो फिर आधुनिकीकरण की तरफ भी तो आगे बढ़ना होगा सर। आधुनिकीकरण है क्या? आधुनिकीकरण वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। जो हमारा विचार है कि हम आधुनिक तभी होंगे जब पश्चिम की बातों को रखें, टाई पहन लें, सूट पहन लें, अंग्रेजी बोल लें। ये थोड़ा क्या कहते हैं आधुनिकता है। आधुनिकता ये है कि पीछे से कितना आपकी प्रोग्रेस हुई। इसी देश में आप 10 साल पहले क्या थे, आज क्या है, कितना प्रोग्रेस हुई, ये भी आधुनिकता है। आधुनिकता को डिफाइन करने का मतलब ये नहीं कि आप वेस्ट आधुनिक है ना। आपकी मशीनें, आपके हल पहले से नए हो गए, ये उसकी आधुनिकता है। जी। तो लेकिन वो मशीनें भी तो कई बार विदेशों से आयात की जाती हैं। मातृभाषा की बात की सर आपने, तो मातृभाषा की अगर बात करें तो अगर हम मातृभाषा में पढ़ रहे हैं शुरू से, लेकिन फिर दिल्ली जैसे शहर में आते हैं या मुंबई जाते हैं तो वहाँ हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है जब कोई बच्चा बाहर से आता है। देखिए, कुछ हद तक मैं मानता हूँ, लेकिन मजबूरी नहीं है। जी। कोई भी जैसी भाषा पढ़ना
सीखना ये कमजोरी नहीं है, ये एडिशन है, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। बिल्कुल, ये परिभाषाएं समझना भी बेहद ज़रूरी है आज के नौजवानों को। और साथ ही साथ मातृभाषा की आपने बात की सर, और आपने जो उदाहरण दिए फ्रांस, चाइना के, वो अपने आप में प्रासंगिक भी हैं। लेकिन 2047 तक क्या भारत में भी मातृभाषा जो है अब उसके प्रति लोग जागरूक होंगे, क्या लगता है? अभी जागरूक हो गए हैं। अभी आज के 5-7 साल पहले जी, मैं बहुत सेमिनार कॉन्फ्रेंस में गया हूँ। हाँ, अपनी लैंग्वेज में बोल देने का मतलब कि हुटिंग होती थी, अरे इसको अंग्रेजी नहीं आती। बिल्कुल कोई प्रोफेसर जाता था बिना टाई के जाता ही नहीं था जी। आज देखिए, आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसी जैकेट पहन के लोग जाते हैं। जितने IAS अफसर हैं जी, वो टाई छोड़ करके सब आगे जैकेट पे। और लैंग्वेज भी आपको अब डबल यूज की जाती है, हिंदी या लोकल तमिलनाडु में तमिल यूज की जाएगी, हिंदी यूज, इंग्लिश की यूज की जाएगी। तो अब जो है लोकल लैंग्वेज के भी उतनी इंपॉर्टेंस है अच्छा, जितना अंग्रेजी की है। और यह इसका इम्पैक्ट ये है कि जब राष्ट्र का बारे में कोई सोचता है ना, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट होती है, राष्ट्रवादी विचार होते हैं, तो ये सब चेंजेस आते हैं। बिल्कुल, ये विचार वाकई अपने आप में अलग हैं और सीखने वाले हैं। और ये इंटरव्यू जब बच्चे देखेंगे और अभी जो हमारे ऑडियंस हैं वो सुन रही हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे शो का नाम है प्रोफेसर की क्लास। यहाँ पर केवल मैं सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल मेरे नहीं बल्कि आप सभी के हैं, जो आप सभी के बीच से उभर कर आते हैं, आप सभी के बीच से आते हैं। लेकिन आज हमारे बीच प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हमारी ऑडियंस भी है। अब हम वहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं और उनके सवाल आपके साथ, आपके कैमरे के साथ, और हमारे बीच जो प्राचार्य हैं उनसे भी लेंगे। तो चलिए अब ऑडियंस से सवाल लेते हैं। कि सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, क्या दोनों में ऐसी समानताएं आप देखते हैं भारत को विकसित करके एक दूसरे के सामंजस्य के साथ आगे बढ़ा सकें? उसमें भैक की और सैक की क्या भूमिका होगी? देखिए, जो सैक है, सैक का पर्पज यही है कि स्किल एनहांसमेंट जो कोर्स है आपका, कि हमारे यहाँ दो समस्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। और प्रॉब्लम हमारे देश की क्या है कि जैसा रोजगार हमें काम चाहिए उसके उस योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, तो स्किल की कमी है। हमारे पास पढ़े यूथ बहुत हैं, लेकिन स्किल के पास नहीं। स्किल क्या होती है? कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई कौशल आपके हो जिसको आप इम्प्लीमेंट कर लें। जितने हमारे यहाँ डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो प्राइवेट लोग में चल रहे हैं, क्या आप उसमें रिसर्च करें, क्या क्वालिटी इंजीनियरिंग है वहाँ? इंजीनियर बन के लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड। तो इसलिए NEP में ये डाला गया। आप देखे होंगे 40-42 स्किल के कोर्सेज हैं, जिसमें हर बच्चे को कोई न कोई अपने इच्छा अनुसार स्किल ले और उस स्किल के आधार पर अपने को इतना योग्य बना दे कि यहाँ के निकलने के बाद या यहाँ पढ़ते हुए भी अपना कोई न कोई कार्य कर सके पार्ट टाइम, जिसके कारण उसकी अपनी अर्निंग भी हो और पढ़ाई भी कर ले। हमारे जो भी विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं, वहाँ इतनी कॉस्टली एजुकेशन है कि वह क्या करते हैं, पढ़ने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पूरे खर्च निकालते हैं। अब वेटर हैं, वहाँ जाएंगे आपको मिलेंगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में सब पढ़ते हैं, साथ वेटर का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर हम स्किल, हमारे पास स्किल्ड हैं तो आपके हर जगह डिमांड है। और इसीलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इसको डाला गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर क्या स्किल को स्किल की तरह पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन है। अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल सर, मेरा नाम अदिति है और मैं HJMC फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कोई कमी नज़र आती है, और अगर वो है तो वो क्या है, और आपको क्या लगता है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और कोई ये कह दे कि ये चीज़ परफेक्ट है तो या तो सत्य नहीं बोल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि जब बनी हो तो परफेक्ट हो, समय के साथ बहुत चीज़ चेंज जाते हैं। ये 20 की बनी थी, अब चल रहा है 24, तो कुछ नए अनुभव आए होंगे, नई ज्ञान आए होंगे, तो उसमें और सुधार की
गुंजाइश हो सकती है, और है। इसीलिए विश्वविद्यालय सिस्टम में ये माना गया है कि हर 3 साल बाद आपके सिलेबस रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि 3 साल में कुछ न कुछ बदल जाती है। तो ये भी रिवाइज होगा समय के साथ। और इसमें कमी जो हमको जो लगती है, और बहुत बड़ी कमी है, कि जो हमें लिखा गया है, जो दिया गया है, क्या उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है, और यह बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम इस इम्प्लीमेंटेशन इसको लागू जो करने का तरीका ठीक कर दें और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें। 2 चीज़ें, ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें किसी टीचर की या और की कमी है। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी हो सकता है कि हमारी जो एजेंसीज हैं फंडिंग की कमी हो। तो फंडिंग नहीं होगी तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आप स्किल कैसे सिखाएंगे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वह लैकिंग है। बाकी जो और बाई एंड लार्ज वो ठीक है, समय के साथ उसमें परिवर्तन हो सकता है और होगा भी, लेकिन जितना भी हमें मिला है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको जिस स्पिरिट से, जिस भावना से वो लाया गया है, उस भावना के अनुसार काम करें, ताकि रियल जो बच्चे निकले उनके साथ कोई हुनर हो। अब हुनर आपके यहाँ कई कोर्स होंगे स्किल में, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड दिस, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। अब हम टीचर हो, एज मैं टीचर मान लीजिए हूँ, मैं आपके पास आया और कम्युनिकेशन में भाषण देकर चला गया, वो ऐसा नहीं है। उसमें आप टीचर को कम बोलना है, आपको बुलवाना है कि कैसे आप कम्युनिकेट करो। टीचर को वाच करना है कि इसके कम्युनिकेशन में क्या कमियां हैं, पॉइंट आउट करना है, फिर उसे रिवाइज कराना है, उसे ठीक कराना है। ये काम है स्किल डेवलपमेंट करने का। अगर हम टीचर और कुछ बच्चे भी कोऑपरेट करें तो ये बहुत बढ़िया स्टेप जो है आपके करियर में, आपके एम्प्लॉयमेंट में सहयोग कर सकता है। और इसमें मैं फिर बता रहा हूँ कि टीचर्स को हर दोष देकर हम भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम स्टूडेंट मान लीजिए, हो सकता है मैं टीचर हूँ, हो सकता है मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, हम भाषण देते जा रहा हूँ, तो आपका काम है कि हमें रोकिए और कहिए सर आप हम ये चाहते हैं, तो हमको ये बताइए। तो हो सकता है कि ये टीचर मुझे नहीं पता हो उस दिन, नेक्स्ट डे अगर टीचर ठीक है तो मैं आज नहीं जानता हूँ, कल पढ़ के आऊँगा, समझ के आऊँगा, कल समझाऊँगा आपको। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। इससे कोई टीचर ह्यूमिलिएट नहीं होता, प्रश्न से ह्यूमिलिएट नहीं होता, और निकल के खुश होता है कि हमारे विद्यार्थी इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमसे पूछ रहे हैं, हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो आपको डिमांड करनी चाहिए, और 100% टीचर आपको डिमांड की पूरी करेगा। उस दिन नहीं करेगा, नेक्स्ट डे करेगा, 2 दिन बाद करेगा, लेकिन करेगा। तो इसलिए बोथ पार्टी शुड बी प्रोएक्टिव, और इस तरह आप शिक्षित बनेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं हिंदी पत्रकारिता के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय भारत को विकसित बनाने एवं विश्व पटल पर प्रतिनिधित्व करने में किस प्रकार मदद कर रहा है? अब देखिए, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यही तो मदद कर रहे हैं। इसलिए मदद कर रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूरे देश में, मैंने ये भी बताया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, और हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनकी पूरी इच्छा है और पूरी सामर्थ्य के साथ वो लगे हुए हैं कि किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू करें, और हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें जो स्किल्ड हो। और स्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, हमारे विद्यार्थी होंगे, यूथ होंगे, वही इस देश को विकसित भारत बनाएंगे 47 में। हम तो पता नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, हम हो सकता है हम 47 तक न रहें। आप उसमें पीक पे होंगे, आपका करियर पीक पे होगा, तो पूरा भविष्य इस यूथ पे है। और यूथ को स्किल करना, उसके योग्य बनाना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी यही काम कर रही है। बिल्कुल सर, मिस्टर टैलेंट था फ्रेशर्स में। कौन? नमस्कार सर, मेरा नाम अनुराग चौहान है और मैं जेएमसी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर विगत वर्षों में देखा गया कि देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सर दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की है, और सर आज अच्छे पदों पर कार्यरत होकर देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। लेकिन सर जो वर्तमान समय की युवा पीढ़ी है सर, वो गलत संगत तथा अन्य प्रकार की गलत विधियों में फंसकर सर अपने भविष्य को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। सर इस पर आप अपना क्या परामर्श देना चाहेंगे? बैठिए, प्रश्न तो आपका अच्छा है, लेकिन इसको मैं मानता नहीं। हमें अभी लगता है कि हम सब बेकार हैं। 5 साल बाद यही से लगेगा कि इसमें से 5 IAS बनेंगे, 2 IPS होंगे और 4 प्रोफेसर बनेंगे। मैं बता दूंगा आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले भी बड़े योग्य हुए हैं
आगे भी बनेंगे और आपके बैच से भी बनेंगे। और इसी कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे, इसी आपके डिपार्टमेंट से, हिंदी जर्नलिज्म से, देश का कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो यहाँ का पढ़ा विद्यार्थी ना होगा। बिल्कुल सर। कोई ज़रूरी नहीं कि एंकर हो, लेकिन कहीं प्रोडक्शन में होगा, लिखने में होगा, 100% होगा। तो आपको ये मत कहिए कि सब लोग बेकार हो गए हैं, सब नालायक हो गए हैं, सब ड्रगिस्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग 10-15% होंगे जिसको आप बोल रहे हैं अब्यूजिव होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि जितने लॉट आते हैं सीरियस 15-20% ही होते हैं। बाकी जो लॉट है वो आते हैं टाइम पास करने के लिए, और कुछ इसलिए आते हैं कि BA कर लेंगे तो शादी हो जाएगी किसी अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन जो 15-20% लोग हैं वो सीरियस होते हैं, उनका करियर बनता है, वो आगे बढ़ते भी हैं और आगे बढ़ेंगे भी 100%। और हम टीचर का यही होता है कि हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे सीरियस हैं उनको ऐसा योग्य बनाएं कि वो अपना करियर बनाएं और अपने कॉलेज का, अपने विश्वविद्यालय का नाम करें और अपना भी नाम करें। नमस्कार सर, मेरा नाम करुणानंद चतुर्वेदी है। मैं हिंदी पत्रकारिता द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। सर, आपने कहा कि ये विकसित भारत में सरकारी संस्था पे से अब निर्भरता हट रही है, तो क्या प्राइवेट संस्था भी तैयार है? क्योंकि हम लोग पहली पीढ़ी हैं जो नई शिक्षा नीति के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो वो तैयार है नए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। देखिए, विकसित भारत, आप पूरे विश्व को ऑब्जर्व करो। आप विकसित भारत कौन है? मेजॉरिटी किसकी है? विकसित भारत है विकसित देश कि जो इतने विकसित देश हैं वहाँ हर जगह प्राइवेट का वर्चस्व है। विकसित भारत का में जो विकसित देश हैं हर जगह प्राइवेट, किसका लीडिंग पोजीशन है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। अब आप कहें कि मैं ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दूं कि विकसित होने के लिए सब प्राइवेट हो जाए, ऐसा नहीं हम कहते। लेकिन विकसित भारत होना है तो जो 2 कोर्स आए हैं ना NEP में, जिसको हम वैक कहते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स, इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। जब तक आप पे वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू किसकी? अपनी वैल्यू, काम की वैल्यू, समय की वैल्यू, अपने लक्ष्य की वैल्यू, तब तक आप देश विकसित नहीं हो सकता। और कोर्स इसीलिए आया हुआ है, क्या वैल्यू? अगर कोई पुल ध्वस्त हो जाता है करप्शन के कारण, तो भारत विकसित कैसे होगा? उसे रोकने का उपाय है? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है विश्व में कि करप्शन को रोक दे एक्सेप्ट वैल्यू। अगर इंजीनियर में एक वैल्यू डाल दी जाए कि हम ये जो काम कर रहे हैं, मात्र यह काम एक पुल नहीं बना रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा जो आप करप्शन पे कर रहा है। तो इसलिए वैल्यू जब आप में आएगी तभी आप अपने काम को ठीक से कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन होगा, तब भी विकसित भारत होगा। तो अगर आपको विकसित भारत में सरकारी सिस्टम भी उपयोगी हो, तो जो मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू के साथ आप काम करें, जो आपका ड्यूटी है उसको समझें। अधिकार कोई को ना समझे कि हमारा अधिकार तो ये है, ड्यूटी नहीं है। तो अगर ऐसा करेंगे तभी देश विकसित होगा, जब सब लोग देश को विकसित बनने की इच्छा से आगे बढ़ेंगे। जी सर। डीयू विद विकसित भारत की ये बात सर बहुत ही खास रही है, और साथ ही साथ इसमें जो आपने अहम पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चों को अपने विचार रखने चाहिए, और न केवल ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बल्कि संपूर्ण देश के विद्यार्थी, साथ ही साथ और भी लोग जो कि अपने विचार रख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको कुछ इनाम भी मिलेंगे, ऐसा आपका कहना है। और ये मतलब कब तक ये प्रोसेस? देखिए, अभी पोर्टल जब तक चलेगा जी, खुला है। हाँ। और आप सबको मैं कहता हूँ, ये जो यहाँ सेल्फी लगी है जी, सेल्फी लगाने का मूल उद्देश्य यही है जी कि आप लोग इस प्रोग्राम से अवेयर हों। हाँ, अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ भी एक लिंक होगा विकसित भारत का 47 का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस पर आप भरिए, उस पर अपना डिटेल भरिए, अपने सजेशन दीजिए। वो कॉलेज में रजिस्टर्ड होगा, यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होगा, तो इसके द्वारा आप अपनी सलाह दीजिए। और इस सलाह से ऐसा नहीं कि सलाह को पढ़ा जाएगा, उसके लिए पूरी एक टीम बनाई गई है
मिनिस्ट्री ने, और उसमें से सेलेक्ट करेंगे सबसे अच्छे विचार किसके हैं जी, और उसी विचार को आगे लागू भी किया जा सकता है आपके विचार को, क्योंकि ये माना जाता है कि देखिए आप, एक समय था कि हम जो है अपने देश में विकसित होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए फॉरेन एडवाइज़र लाते थे, वहाँ से सलाह लेंगे, वहाँ सलाह लेंगे। अब क्या हो गया है, अपने लोगों से सलाह लिया जा रहा है, क्योंकि आप सलाह देंगे तो अपने ग्राउंड का देंगे, वहाँ का देंगे तो अपना देंगे। बिल्कुल। तो यही विकसित भारत का पहला लक्षण है कि आप अपने विचार, अपने यूथ पर विचार, अपने सब कुछ जो कुछ संस्कृत पे विचार पर विश्वास रखिए, और उसके माध्यम से ही देश विकसित हो सकता है। बाहर से लिए गए ज्ञान से विश्व का कोई देश आगे नहीं बढ़ा है। आपके अपने ही संस्कृति से, अपने ही ज्ञान से, अपने ही परंपराओं से आप विकसित भारत बना सकते हैं, और तभी वो भारत जो बनेगा विकसित, वह क्या होगा, सस्टेनेबल होगा जी, क्या होगा, सतत जीवित होगा। अदरवाइज बहुत से देश हैं जी कि विकसित हैं, लेकिन वहाँ की समाज विकसित नहीं है। समाज ऐसी रास्ते पे जा रहा है जहाँ ड्रग, सब तरह के अब्यूज वहाँ हैं, पैसा बहुत है, धन बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है, परिवार टूट रहे हैं। मैंने आप स्थिति ये हो गई है कि 12th 10 के बाद बच्चे बाहर चले गए, पेरेंट्स वहाँ चले गए, एक शादियाँ टूट रही हैं, फैमिली है ही नहीं, वो क्या विकसित होकर करेगा भाई। तो आपका जो विकास होगा वो ऐसा विकास होना चाहिए कि हमारा अपना जो मूल हमारा जो सिस्टम है, परिवार, समाज और देश, उसके आधार पर आगे बढ़े, तभी वह सतत होगा, टिकाऊ होगा। अदरवाइज पूरा यूरोप रिटर्न टू फैमिली लाइफ, वहाँ परिवार की तरफ भाग रहे हैं लोग, कि परिवार कैसे रिस्टोर करें उस पर चिंतन कर रहे हैं। हमारे नए नए युवा हैं जो आज वेस्टर्न फिलासफी से प्रभावित हैं, अभी भी एकल परिवार, एकांत जाने की सोच रहे हैं, जबकि यूरोप के लोग परिवार कैसे फिर चले उस पर सोच रहे हैं। तो ऐसी नौबत न आए विकसित भारत में, ताकि हम उस वेस्टर्न संस्कृति को नकल करके कि हमारी जो मूल वो स्ट्रक्चर वो टूट जाए। इसीलिए जो आपसे राय लिया जा रहा है कि वह राय दीजिए जो आपके अपने हों, आपके समाज से जुड़े हो, आपके देश से जुड़े हो। ये मूल लक्ष्य है। जी सर, बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी भी है, और सर ने समय दिया हमें, और अपने व्यस्ततम समय से सभी को समय देना अपने आप में बड़ी बात है। और मीडिया टीम ब्रेक का ये खास शो जिसकी आज लॉन्चिंग हुई है, पहला शो है ये, जिसमें हमारे पहले मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर आर.एन. दुबे हमारे बीच थे। उन्होंने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही हमारी ऑडियंस भी बेहतरीन रही, आप सभी के लिए एक बार ताली। और इसी तरह के शो लगातार जारी रहेंगे, और मीडिया टीम लगातार अलग अलग मेहमान आप सभी के बीच होंगे, उनसे सवाल जवाब होंगे, और साथ ही ऑडियंस के बीच पेचीदा सवालों के साथ जब वो घिरेंगे तो भी और मजा आएगा, मौज भी आएगी। और साथ ही मीडिया टीम ब्रेक आपके बीच एक नया कंटेंट लेकर आ रही है। ऐसे में मीडिया टीम का एक छोटा सा अंश, मैं दिव्यांशु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं एंकर को भी बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।